दोस्तों, मिडिल ईस्ट में चल रही जंग हर घंटे नए और खतरनाक मोड़ ले रही है। और अब इस संघर्ष में ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो इस पूरे युद्ध को और भी गंभीर बना रही हैं। ईरान और इजराइल के बीच जारी इस टकराव के बीच कई बड़े सैन्य दावे और पॉलिटिकल बयान अब सामने आ रहे हैं, जिनसे साफ हो रहा है कि आने वाले दिनों में युद्ध और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने इस पूरे संघर्ष को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। ईरान की फारस न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि हाल ही में हुए हमलों में शामिल पायलटों की पहचान कर ली गई है और यह भी पता लगा लिया गया है कि वे किन एयरबेस से उड़ान भरकर आए थे। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरान ने इन सभी एयरबेस और सैन्य ठिकानों की जानकारी हासिल कर ली है जहां से ये हमले किए गए थे, और अब ईरान इस अपराध का बेहद कड़ा और निर्णायक जवाब देने के लिए तैयारी कर रहा है। फारस न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरानी नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि यह हमला बिना जवाब के नहीं छोड़ा जाएगा, यानी जरूर इसका जवाब दिया जाएगा और दुश्मन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने है जब ईरानी मीडिया ने बताया कि ईरान ने अपने बेहद भारी और शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रमशहर 4 को इजराइल की ओर दागा है। यह हमला गुरुवार की सुबह तड़के किया गया है और इसे ईरान की मिसाइल ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। खुर्रमशहर 4 इजराइल को मिसाइल को ईरान की सबसे ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइलों में गिना जाता है और कहा जाता है कि यह लंबी दूरी तक भारी वॉरहाइट ले जाने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल के इस्तेमाल से संकेत मिल रहा है कि ईरान अब अपनी सबसे खतरनाक हथियार प्रणालियों का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हट रहा है। इसी दौरान एक और विवादित बयान सामने आया है जिसने पूरे क्षेत्र में बहस छेड़ दी है। इजराइल के विदेश मंत्री गिदियोन सार ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान जब ईरान पर हो रहे बमबारी के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि हिस्ट्री से जुड़ी कई तरह की यादें इस समय दिमाग में आ रही हैं। उन्होंने इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार को पूरिम पर्व की शुभकामनाएं भी दी और कहा है कि यह त्योहार प्राचीन फारस से जुड़ी घटनाओं की याद दिला रहा है। सार ने कहा कि यहूदी एक प्राचीन सभ्यता है और वे इतिहास को पीछे मुड़कर देखने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उनके इस बयान को लेकर कई जगह आलोचना भी हो रही है क्योंकि पूरिम जो फेस्टिवल है उसकी जो कहानी है बाइबल के एस्तेर ग्रंथ से जुड़ी है, जिसमें फारस के राजा अहसबेरम, जिसे जरकेक्सिस प्रथम भी कहा जाता है, उसने यहूदियों को एक नरसंहार की साजिश से बचाया था। इसलिए कुछ जानकारों का कहना है कि इस ऐतिहासिक संदर्भ का इस्तेमाल युद्ध के समय करना बेहद विवादास्पद हो सकता है। इसी बीच ये भी कहा जा रहा है कि ईरान का यहूदी समुदाय, जो कि मिडल ईस्ट में इजराइल के बाहर सबसे बड़ा यहूदी समुदाय है, इस संघर्ष के बीच फंसा हुआ है और कई जगह ये चिंता जताई जा रही है कि युद्ध का असर आम नागरिकों और धार्मिक समुदायों पर भी पड़ सकता है। इसी बीच इजराइल के एक पूर्व खुफिया अधिकारी डैनी सिट्रिनोविच का एक बयान भी चर्चा में आ रहा है। उसने ये एक इंटरव्यू में कहा है कि इजराइल का अंतिम लक्ष्य ईरान की मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म करना है, यानी रिजाइम चेंज करना है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान में तख्तापलट हो जाए तो अच्छा है, अगर लोग सड़कों पर उतर जाएं तो अच्छा होगा, और अगर वहां गृह युद्ध छिड़ जाए तो भी इजराइल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असली उद्देश्य ईरान की मौजूदा सरकार को पूरी तरीके से खत्म करना है। यह बयान इस बात का संकेत दे रहा है कि इस संघर्ष के बीच केवल सैन्य टकराव ही नहीं बल्कि राजनीतिक, रणनीतिक और लक्ष्य भी मौजूद है। इसी बीच एक और खबर सामने आई है जिसमें कहा यह गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरानी और इराकी कुर्द नेताओं से बातचीत की है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने इस सप्ताह पैट्रियोटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान के नेता बाफेल तलाबानी सहित कई कुर्द नेताओं से संपर्क किया है और उन्हें इस युद्ध में अमेरिका के उद्देश्यों के बारे में जानकारी की रिपोर्ट दी है। ये भी कहा गया है कि कुर्दों के साथ बातचीत अमेरिका और इजराइल के संयुक्त पहल का एक हिस्सा थी। हालांकि कई जानकारों का कहना है कि इस समय ईरान के अंदर कोई बड़ा कुर्द विरोधी आंदोलन सक्रिय नहीं है और ईरानी कुर्दों ने अतीत में अक्सर जिहादी संगठनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, जिसमें कई बार तेहरान की मौन सहमति भी रही है। इसी बीच एक और दिलचस्प घटना सामने आई है।
जब इजराइल की सेना ने एक वीडियो जारी किया और उसमें दावा यह किया गया है कि उन्होंने ईरान के एक एयरबेस पर मौजूद MI-17 हेलीकॉप्टर को नष्ट कर दिया है, लेकिन बाद में सामने आया कि जिस हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया था असल में वह असली हेलीकॉप्टर था ही नहीं। एक खास तरह की 2 आयामी पेंटिंग थी जिसे दूर से देखने पर असली हेलीकॉप्टर जैसा लग रहा था। इस तकनीक को एनामॉर्फिंग पेंटिंग कहा जाता है और इसे युद्ध में दुश्मन को भ्रमित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के बाद भी इस हेलीकॉप्टर के ब्लेड और ढांचे बिल्कुल सही सलामत दिखाई दिए, जिससे साफ हो गया कि ये असली मशीन नहीं बल्कि एक पेंटिंग थी। इस तकनीक का इस्तेमाल पहली बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान फ्रांसीसी कलाकारों और इंजीनियरों ने किया था, ताकि दुश्मन के स्नाइपर और हवाई निगरानी को मिसलीड किया जा सके। हाल के वर्षों में रूस ने भी यूक्रेन युद्ध के दौरान इसी तरह के नकली विमान और सैन्य उपकरणों का पेंटिंग अपने एयरबेस पर बनाई थी, ताकि दुश्मन के ड्रोन और सैटेलाइट उन्हें असली लक्ष्य समझकर हमला कर दे और असली हथियार सुरक्षित रहे। अब कहा यह जा रहा है कि ईरान ने भी इसी रणनीति को और उन्नत स्तर पर अपनाया है, जिसमें खास पेंट का इस्तेमाल करके असली जैसी परछाइयां बनाई जाती हैं, ताकि दुश्मन के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर भी धोखा खा जाएं। इसी बीच युद्ध की एक और मोर्चे की खबर सामने आई है, जब CBS न्यूज ने बताया कि इराक में स्थित एक CIA सुविधा को 2 ड्रोन से निशाना बनाया गया है। इसके अलावा सऊदी अरब में भी CIA से जुड़ी एक साइट पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि यह साइट रियाद में अमेरिकी दूतावास का जो परिसर है उसके अंदर जाकर गिरी थी और वह CIA का दफ्तर भी है वहां पर। इस हमले में इमारत को गंभीर नुकसान पहुंचा है। अगर ये खबर सही साबित होती है तो इसका मतलब यह होगा कि यह युद्ध केवल पारंपरिक सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि खुफिया नेटवर्क भी इसके निशाने पर आ गए हैं। जानकारों का कहना है कि CIA लंबे समय से इस क्षेत्र में कई गुप्त ऑपरेशनों में शामिल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2011 में CIA ने सऊदी अरब के रूब अल खली रेगिस्तान में एक गुप्त बेस बनाया था, जो यमन सीमा से करीब 50 किलोमीटर दूर था। इस बेस का इस्तेमाल यमन में ड्रोन हमलों के लिए किया जाता था, जिनका लक्ष्य अल कायदा के आतंकवादी बताए जाते थे, लेकिन इन हमलों में सैकड़ों नाविकों की मौत भी हुई थी। इसके अलावा 1980 के दशक में CIA ने सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी GIP के साथ मिलकर अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को हथियार और पैसा पहुंचाने का काम भी किया था। बाद में 2013 में दोनों एजेंसियों ने मिलकर सीरिया के विद्रोहियों को समर्थन देने के लिए ऑपरेशन टिम्बर साइकोमोर नामक कार्यक्रम चलाया था। वहीं इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में भी CIA का एक बड़ा नेटवर्क मौजूद है। एरबिल एयरपोर्ट के पास एजेंसी का एक बड़ा स्टेशन माना जाता है, जिस 2014 के बाद काफी उसको फैला दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान पर दबाव बनाने के लिए खुफिया और सैन्य गतिविधियों के केंद्र के रूप में किया जाता रहा है। अब कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा यह जा रहा है कि CIA खुद लड़ाकों को हथियार देकर ईरान के अंदर अस्थिरता पैदा करने की योजना बना रही है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये संघर्ष और भी जटिल हो सकता है, क्योंकि इससे पूरे क्षेत्र में नए मोर्चे खुल सकते हैं। कुल मिलाकर अगर इन सभी घटनाओं को एक साथ देखा जाए तो ये साफ दिखाई देता है कि ये युद्ध केवल मिसाइल और बमों का युद्ध नहीं रहा है अब, बल्कि ये खुफिया एजेंसियों, राजनीतिक रणनीतियों और सूचना युद्ध का भी एक हिस्सा बन चुका है। ईरान अब केवल अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ही नहीं बल्कि उन खुफिया नेटवर्क्स को भी निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, जिन्हें वह इस पूरे संकट की जड़ मानता रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस क्षेत्र में अपनी रणनीति को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि क्या ये संघर्ष केवल सीमित टकराव रहेगा या फिर धीरे धीरे एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाएगा। क्योंकि अगर खाड़ी से लेकर कॉक्सास और लेबनान तक ये आग फैल रही है तो इसका असर केवल मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार और वैश्विक राजनीति पर भी पड़ेगा। और यही वजह है कि इस समय पूरी दुनिया की नजरें मिडल ईस्ट की ओर टिकी हुई हैं, जहां हर नया दिन, हर नई
एक हर नई रात और हर बड़ी खबर लेकर आ रही है। और आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि क्या कूटनीति इस आग को बुझा पाएगी या फिर ये संकट और भी बड़े युद्ध में बदल जाएगा।